मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी सचिवों पर सख्त रुख इख्तियार किया है और जिले के सभी प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट तलब की है। प्रभारी सचिवों ने जिले में जाकर कितनी बैठकों का आयोजन किया और किन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाया, इसका ब्यौरा मांगा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधित मामलों को लटकाया ना जाए। सीएम ने हेल्पलाइन पर शिकायतें करने वाले इच्छुक शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात भी की। और पिथौरागढ़ के बॉर्डर तहसील धारचूला में एक नेपाली नागरिक से 22 लाख की भारतीय नकदी बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर चेकिंग के दौरान एसएसपी ने ये नकदी बरामद की है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और नेपाली नागरिक भारतीय मुद्रा को अपने देश ले जाना चाह रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान वो पकड़ा गया। फिलहाल एसएसपी कस्टम और पुलिस नेपाली नागरिक से पूछताछ कर रहे हैं। पकड़े गए नेपाली नागरिक बार बार नाम और पता अलग अलग बता रहा है। एसएसपी के अधिकारियों का कहना है कि पूरी जानकारी जांच के बाद ही दी जाएगी। और उत्तराखंड में आरटीओ दफ्तरों को भ्रष्टाचार और भीड़ से बचाने के लिए गाड़ियों की फिटनेस एक प्राइवेट कंपनी को देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब यही फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। देखिए हल्द्वानी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी सड़क पर चल रहे हैं तो सावधान, क्योंकि यहाँ खराब गाड़ियां भी फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर घूम रही हैं, जो सरकार द्वारा ठेके पर दिए गए इस प्राइवेट फिटनेस सेंटर की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के इस फिटनेस सेंटर में छापेमारी को पहुंचे। या तो आपका कर्मचारी और जो आप फिटनेस करने आए वो कर्मचारी, अन्य लोग घूम भी कैसे रहे। यहाँ फिटनेस को पहुंचे लोगों ने बताया कि पहले तो बेवजह उनकी गाड़ियां अनफिट बताई जा रही हैं, ब्लैकलिस्ट की जा रही हैं और फिर घूस की मोटी रकम लेने के बाद उसी गाड़ी को फिट गाड़ी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और सारा का सारा काम इस फिटनेस सेंटर के बाहर मौजूद दलालों की मिलीभगत से हो रहा है। पहले मेरी गाड़ी फेल कर दी गई, तुम्हारी गाड़ी ब्लैक लिस्ट है करके। उसके बाद मैं सरदार के पास गया तो सरदार जी मेरे कागज़ ले गए और कागज़ लेके अंदर फिटनेस करा के आ गए। 13,000 रुपये फीस ली थी मैंने। फिटनेस हो गई। और वो भी वैसे भी ये तो सरदार वो एक बार तो आए नहीं होंगे, सैकड़ों बार आए होंगे। कुमाऊं कमिश्नर ने अपने छापे में इन शिकायतों को सही पाया। कमिश्नर ने छापे के दौरान ऐसे लोगों को भी पकड़ा जिन्हें फिटनेस कराने के लिए दलालों को मोटी रकम देनी पड़ी। सरदार बोले जिससे पहले कि मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ कर दूं, तो महाराज नहीं कह रहा सरदार ने, तो आप बता दीजिए मुझे, अदरवाइज आई विल लॉन्च एफआईआर टुडे। कमिश्नर को दलालों के खिलाफ एफआईआर तक के निर्देश देने पड़े। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया है यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं हैं, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। जो निर्धारित फीस है उससे ज़्यादा लेने की काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने आरटीओ से कहा है कि पूरे 1 महीने का इनका डेटा निकालें कि यहाँ पे कौन कौन लोग घूम रहे हैं जो काम करवा रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से। कमर्शियल और स्टेज कैरेज गाड़ियों के फिटनेस का काम कुछ समय पहले सरकार ने आरटीओ से लेकर इन प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स को दे दिया है और तभी से इस काम में जबरदस्त धांधली की शिकायतें मिल रही थी और जिन्हें अब बिल्कुल सही पाया गया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग से खबर, यहां पर केदारनाथ हाईवे अभी भी बंद है और डोलियो देवी के पास पहाड़ी से मलबा आया, इसके बाद से सड़क बंद है। हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। उखीबाट उनियाड़ा सड़क भी बंद बताई जा रही है। यहां सड़क का आधा हिस्सा तेज बारिश के बाद टूट गया। सड़क बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तरकाशी के कई क्षेत्र में तेज बारिश से भारी मुसीबत आ गई है। बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नालों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। निस्मोर में उफनाए नाले के स्कूली बच्चे उसको पार कर रखे हैं, तो जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्यूना गांव में पैदल रास्ते भागीरथी नदी में समा गए हैं। इसके बावजूद भी लोग नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट में हुई मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपाया है और कपकोट के कई क्षेत्र की सड़कों पर भारी मलबा आ गया है, जिससे कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। कपकोट में 100 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से कई नदी और नाले उफान पर भी आ गए हैं, जबकि मलबे से बंद रोडों को खोला जा रहा है। और नैनीताल में पंगूट रोड पर बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गया। गनीमत थी कि जिस वक्त पहाड़ी से बोल्डर सड़क पर गिरा उस वक्त कोई था नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम ने बोल्डर हटा दिया है और सड़क को खोल दिया है। उत्तराखंड को 2024-25 के रेल बजट में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार जताते हुए कहा, इससे न केवल यहां चल रहे काम तेज गति से आगे बढ़ेंगे, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सामरिक और चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश प्रयाग रेल परियोजना का काम वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी DPR बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और गुरुवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जनपद चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के पैनखंडा क्षेत्र को ओबीसी आरक्षण की केंद्रीय अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। पैनखंडा क्षेत्र को राज्य सरकार 2016 में ओबीसी आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर चुकी है, लेकिन यह अभी तक केंद्रीय अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया, जिससे यहां के लोगों को केंद्र सरकार की भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा का गुरुवार को दूसरा दिन रहा। ऋषिकेश से पैदल चलकर कांग्रेस नेता शिवपुरी पहुंचे। यात्रा के दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, रणजीत रावत, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, विधायक ममता राकेश, पूर्व विधायक ललित फरसवाड़, ओम गोपाल रावत शामिल हुए। कांग्रेस की यात्रा तीसरे दिन शुक्रवार को देवप्रयाग पहुंचेगी। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी शैलजा को भी न्योता भेजा है। आज हमारी यात्रा दूसरे दिन ऋषिकेश से शुरू हुई है। ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में शुरू हुई है और उत्तराखंड के लोग, हर व्यक्ति इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस की केदार बचाओ पदयात्रा चल रही है, जिसे कांग्रेस के ऐसे कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है जिससे पार्टी और पब्लिक का कनेक्शन मजबूत हो। और इस वक्त कांग्रेस उन राज्यों में खासा मेहनत कर रही है जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 बड़े चुनाव हार चुकी कांग्रेस के नेता केदारनाथ तक की पदयात्रा कर रहे हैं। बड़े नेता एक साथ मिलकर कदमताल कर रहे हैं। यात्रा में मुद्दा केदारनाथ को बचाने का है तो काम कांग्रेस को बचाने का भी हो रहा है।
दरअसल उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जहां चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने फिरते हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह लोकसभा में पार्टी की पोजीशन ठीक हुई है, उत्तराखंड में बीजेपी को भी अलग अलग मुद्दों पर घेरा जा सकता है और जनता के मुद्दे जमीन पर उतारकर कनेक्ट और मजबूत किया जा सकता है। रहेगा, आप देखिएगा एक यात्रा खत्म हुई, दूसरी यात्रा चालू होगी। हम भाजपा के जितने भी जन विरोधी मुद्दे हैं, जो जनता के खिलाफ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले 2 चुनाव भले ही हार गई, लेकिन बढ़ा हुआ वोट ये जरूर बताता है कि जनता के लिए विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2019 में बीजेपी को 61.01% वोट मिला, जो 2024 में घटकर 56.81% हो गया। 2019 में कांग्रेस को जहां 31.40% वोट मिला, तो 2024 में बढ़कर 32.83% हो गया। इसी तरह 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा। 2017 में कांग्रेस को 33.5% वोट मिले थे, जबकि 2022 में कांग्रेस को 37.9% वोट मिले। और यही देखते हुए कांग्रेस ने 2027 के लिए अभी से हाथ पांव मारने शुरू कर दिया है और कांग्रेस नेता मानते हैं कि पब्लिक से जुड़ना जरूरी है। और भी कार्यक्रम होना चाहिए, बल्कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता। ऐसी 3-4 पदयात्राएं प्रदेश में होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलेंगी। बस भगवान से मेरी इतनी प्रार्थना है कि हमारी सेहत को जरा सा ठीक रखे, ताकि 2027 में केवल हम दर्शक बन करके ताली बजाते न रहें, बल्कि जो है 2027 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सार्थक भूमिका। मतलब साफ है कि साल 2017 से विपक्ष में बैठी कांग्रेस का वोट बढ़ा है। ऐसे में पदयात्रा और दूसरे प्रोग्राम प्लान करके कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा के साथ कर दी है, जहां बड़े नेता अब साथ चल रहे हैं और हाई कमान सबके काम पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही वो भी यात्रा में शामिल होंगे और लोगों को भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा, इतना बवाल होने के बाद भी दिल्ली में मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट केदारनाथ धाम के चंदा वहा है और आज ट्रस्ट में केदारनाथ धाम के नाम से पैसा जा रहा है, जो कि गलत है और इससे उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है। धाम से चंदा वसूल रही है। आज भी उस संस्था के खाते में केदारनाथ धाम से डोनेशन जो कुछ जा पा रहा है वहां जा रहा है। आज भी आपके विधायक गण अपने उन स्टेटमेंट्स पे खड़े हैं जिसके आधार पर वो ये कहते थे, उनका कोई खंडन उन्होंने नहीं किया कि भाई जब जो कोई व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो दिल्ली में दर्शन कर सकता है। कांग्रेस की पदयात्रा ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज कर दी है और बीजेपी पूरी यात्रा पर नजर बनाए हुए है कि इसकी काट क्या हो और बीजेपी के अंदर इसका मंथन शुरू हो चुका है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत अभी से ही गरमाने लगी है। ये संयोग ही था कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन केदारनाथ विधायक दिवंगत हुई। शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में फंसा तो कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया और पदयात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि सरकार ने कैबिनेट में धामों के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कहकर विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस तब तक लीड ले चुकी थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर अब मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में इसी हफ्ते उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पदयात्रा की काट और उपचुनाव की रणनीति मुख्य मुद्दा रहने वाला है। राजनीतिक कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, अपने सामाजिक कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, तो हम पे इतने सारे विषय हैं समीक्षा करने के लिए कि हम लगातार बैठकर उन सब बातों की चर्चा करते रहते हैं और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है उस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि ये केदारनाथ की परंपराओं के संरक्षण के लिए की जाने वाली यात्रा है। बीजेपी परेशान क्यों है?
हरीश रावत का ये कहना है कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट गंवाने के बाद बीजेपी अलर्ट है तो कांग्रेस का जोश हाई है। यही कारण है कि 5 अगस्त तक चलने वाली कांग्रेस की इस पदयात्रा पर बीजेपी बारीकी से नजर रखे हुए है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में होने जा रही मीटिंग में बीजेपी इसकी समीक्षा कर सकती है। कांग्रेस की यात्रा खत्म होने के बाद रणनीति के तहत बीजेपी पलटवार भी कर सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली से खबर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। धन सिंह रावत ने पीएम से मुलाकात कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और इस दौरान केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट की है। धन सिंह रावत इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अक्सर विदेश की बातें करते नजर आते हैं, तो इन दिनों सतपाल महाराज खुद विदेश दौरे पर हैं। सतपाल महाराज दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए और 203वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने पेरू में भारत के राजदूत से भी मुलाकात की और कहा कि पेरू की फसलें उत्तराखंड के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। देहरादून से खबर। वकील विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और ढोल नगाड़े के साथ आरोपी विकेश नेगी को जिला बदर किया गया है। अब 6 महीने तक आरोपी जिले से बाहर रहेगा और आरोपी वकील विकेश नेगी पर जमीनों पर अवैध कब्जे, धोखाधड़ी समेत कई केसेस दर्ज हैं। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। आज हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह रहे 7 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। बचाए गए सभी कांवड़िया हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं जो कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहे थे। और अब देखिए पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में एक नाबालिग ने मोबाइल चुराकर गोमती में छलांग लगा दी। पुलिस ने लोगों की मदद से उसे नदी से बाहर निकाला। रुड़की में कैब ड्राइवर की हुई हत्या का खुलासा हो गया है। ओला कैब को लूट के इरादे से ड्राइवर की हत्या की गई थी। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर 5 साल चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और पालिका से 3 हफ्तों में जवाब मांगा। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पौड़ी के सीएमओ ने बेस अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बागेश्वर में उत्तराखंड जल संस्थान संयुक्त मोर्चा 3 दिनों से आंदोलन पर। वेतन की समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। अल्मोड़ा में जिला पंचायत में 2 दिवसीय संगोष्ठी हुई जिन किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। टिहरी के लंब गांव में जिला जज और विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में शिविर लगाया गया। इसमें लोगों को कानून की जानकारी दी गई। रुड़की में कुछ कांवड़ियों ने पिरान कलियर की दरगाह पर चादर चढ़ाई, साथ ही देश के लिए अमन चैन की दुआ की। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के लिए जिला स्तरीय ट्रायल शुरू हो गया है। स्टेडियम में अलग अलग आयु के खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की का 24वां दीक्षांत समारोह 27 जुलाई को आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नैसकॉम की प्रेसिडेंट देवजानी घोष रहेंगी।
और आज जिम कॉर्बेट का 150वां जयंती है। नैनीताल जिम की यादों से रचा बसा है। जिम की यादों को वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे ने अपनी किताब पहाड़ी अंग्रेज में संजोया है। नैनीताल में आज उनकी किताब का विमोचन किया गया और इस दौरान केक काटकर जिम कॉर्बेट की जयंती मनाई गई और उनको याद किया गया। नैनीताल में 72 साल का पूरा उनका जो जीवन काल रहा, 72 साल वो नैनीताल में ही रहे, तो उस मौके पर हमने इस किताब का विमोचन किया। तो जिम ने जो किया, जो अपने जीवन में जिया और जिम का जो मानवीय पक्ष है, उस किताब में उभारने का हमने कोशिश की है। मेरे दादाजी जो थे वो कॉर्बेट साहब के बहुत निकट सहयोगी रहे हैं और कई उनके जो कॉन्फिडेंसेस जी थी वो भी हमारे दादाजी के माध्यम से ही वही है। लेकिन हमने अपने परिवार से भी ये बहुत बातें सुनी, कॉर्बेट साहब के बारे में बहुत बातें सुनी है। कुछ धरोहर हमारे पास, हमारे परिवार के पास भी रही है कॉर्बेट साहब की। हिमालय रेंज में पारा चढ़ने के असर का सेब की पैदावार पर साफ तौर पर फायदा दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि जो सेब कभी 2000 मीटर की ऊंचाई पर पैदा होता था, वहीं सेब अब 3000 मीटर की ऊंचाई पर पैदा हो रहा है। मौसम में आए बदलाव को देखते हुए अब किसान हाइब्रिड प्रजातियों की तरफ बढ़ रहे हैं। सेब की अच्छी पैदावार का मौसम से सीधा रिश्ता है। अगर पारा चढ़ता है तो तय है कि सेब की पैदावार तो कम होगी ही, साथ ही क्वालिटी भी खराब होगी। ऐसा ही कुछ हिमालय रेंज में देखने को मिल रहा है। असल में बीते कुछ सालों से पहाड़ में पारा लगातार चढ़ रहा है। पारा चढ़ने से जहां हिमालय गर्म हो रहे हैं, वहीं खेती और काश्तकारी पर भी असर पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सेब की पैदावार लगातार ऊंचाई की तरफ जा रही है। हालात तो ये है कि जो सेब कभी 2000 मीटर पर पैदा होता था, वही सेब अब 3000 मीटर की ऊंचाई पर पैदा हो रहा है। सेब की जो प्रजातियां यहाँ पे पहले होती थी, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम बोल रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो जो सेब की प्रजातियां पहले 2000 मीटर पे करीब होती थी, तो वो अब जाकर के 2500 या 3000 मीटर पे बहुत अच्छी तरह से होती है। सेब पर मौसम का ये असर उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों में पारा लगातार चढ़ने से और भी कई फलों पर सीधा असर पड़ रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए जहां सेब का उत्पादन ऊंचे इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, वहीं निचले इलाकों में अब काश्तकार हाइब्रिड सेब पैदा कर रहे हैं। हाइब्रिड सेब की प्रजाति कम ठंड में भी बेहतर नतीजे दे रही है। गेल गाला, रेड जॉन, नई प्रजातियों का उसमें रोपण किया गया है और कई जगह हमने देखा है कि वो फलत में भी आ चुकी है और किसानों द्वारा उसका विपणन भी किया जा रहा है। वैरायटी नई आई है रेड जोना प्रिंस, तो इस तरीके की ये डिलीशियस की वैरायटीज़ हैं। और गाला की वैरायटीज़ जो हमारी हैं, मीमा गाला है, रेडलम गाला है और टीरेक्स गाला भी मैंने इस बार प्लांटेशन किया है, डार्क बैरन गाला है। तो इस तरीके की वैरायटीज़ जो है हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हाइब्रिड सेब में सिनको, गाला, गेल गाला, जीरो माइन, रेड चीफ, रेड फ्यूजी, सुपर चीफ जैसी प्रजातियां निचले इलाकों में भी बेहतर रिजल्ट दे रही हैं। ऐसे में बदलते मौसम को देखते हुए किसानों के लिए पारंपरिक सेब की प्रजातियों से दूर रहना ही फायदेमंद साबित हो रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।